नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रश्नावली 3.2। प्रश्नावली 3.1 है उसके सभी क्वेश्चन से हम पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं और उस वीडियो को आप हमारे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। हाँ, तो चलिए बात करते हैं प्रश्नावली 3.2 के बारे में। और इसका जो पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और इनको ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब आपका जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें रैखिक समीकरण बनाने हैं और उनको ग्राफी विधि से हल करना है, ऐसा हमें उस क्वेश्चन में बोला गया है। दो बातें क्लियर होनी चाहिए, समीकरण बनाने हैं और ग्राफी विधि से हल करना है। तो समीकरण बनाना और ग्राफी विधि से हल करना ये हम 3.1 की प्रश्नावली में भी सीख चुके हैं और यहाँ पर हम एक बार फिर से बात कर रहे हैं ताकि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे ढंग से वो चीज़ समझ में आ जाए और किसी का भी इस टाइप का क्वेश्चन वो गलत नहीं हो। तो आपका इसमें पहला जो पॉइंट है उसमें बोला गया है कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसके लिए अपने को समीकरण बनाने हैं और समीकरण बनाने के लिए क्या करना है, पहले क्वेश्चन को अपन एक बार पढ़ेंगे और वहाँ ये समझेंगे कि किसके बारे में बात हो रही है। देखिए, कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो यहाँ तक की जो लाइन है या सेंटेंस है वहाँ पर ये बात समझ में आ गई कि जो आपकी कक्षा 10th है उसमें कुल विद्यार्थी कितने हैं, 10 हैं। इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब विद्यार्थी ये कॉमन शब्द, उसमें लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो, ये एक हमें कंडीशन दे रखी है कि जो 10 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं वहाँ पर लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, ऐसा हमें बोला गया है। तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी कि इस क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया है, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या। तो हम क्या करेंगे, पहले यही मानेंगे कि माना लड़कों की संख्या
अक्ष तथा लड़कियों की संख्या y है। तो ये पहली जो आपकी लाइन है, सेंटेंस है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहीं से निर्धारित होंगे आपके समीकरण। चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्नानुसार पहला सेंटेंस एक बार फिर से पढ़ते हैं। कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यहाँ तक की लाइन में अपने को ये समझ में आया कि कक्षा में कुल विद्यार्थी 10 हैं, जिसमें लड़के भी शामिल हैं और लड़कियाँ भी शामिल। इसका मतलब लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या उन दोनों का योग कितना है, 10। ये जानकारी कहाँ से मिली? पहले सेंटेंस से। पहले सेंटेंस में टोटल विद्यार्थियों की संख्या 10 बताई, जिसमें लड़के भी शामिल हैं, लड़कियां भी शामिल हैं, तो इनकी कुल संख्या 10। ये लीजिए आपका पहला समीकरण बन चुका है। इसके बाद आगे देखिए, एक शर्त और बोली गई है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। अभी अधिक है या कम है वो अपने अभी देख लेते हैं। बिल्कुल सिंपल सी लाइन बताऊंगा। पहले नाम किसका बोला गया है? लड़कियों की संख्या का। तो मुझे ये बताइए, लड़कियों की संख्या को आपने क्या मान रखा है यहाँ पर? y। तो पहले आप y लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद में कहा गया है लड़कियों की संख्या के बाद लड़कों की संख्या लड़कों से। देखो लड़कियों की संख्या लड़कों से, पहले लड़कियों की संख्या का नाम आ रहा है, उसको हमने y लिख दिया। फिर लड़कों की संख्या का नाम आ रहा है, उसको हम x लिखेंगे। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है, यहाँ पर लिखा हुआ है 4 अधिक है। ये देखो अधिक जो शब्द आ रहा है ना, ये किसको व्यक्त करता है? अंतर को। कम हो चाहे अधिक हो, ये क्या चीज़ होती है? अंतर होता है, दो संख्याओं के बीच का अंतर। तो चाहे अधिक नाम आ जाए चाहे कम नाम आ जाए, इसका मतलब है दोनों संख्याओं का अंतर। तो लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या, इन दोनों का अंतर कितना बता रखा है? 4। ये आपका बन गया दूसरा समीकरण। और यदि आप चाहें तो x को पहले लिख दें और y को बाद में लिख दें, ऐसा भी कर सकते हैं। ये आपका दूसरा समीकरण बन चुका है। तो प्यारे विद्यार्थियों, समीकरण बनाना कठिन काम नहीं है, केवल अपनी जो मेंटलिटी है मैथ के प्रति, उसको अपने को सेट करना पड़ेगा। यदि हम लोगों ने ये निश्चित कर लिया कि मैथ आसान है और मैं सीख सकता हूँ, तो आपको कोई नहीं रोक सकता मैथ सीखने में, और आप उसमें बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को जैसे ही हमने पढ़ा तो एक बार तो अपने को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन दूसरी दफ़ा पढ़ते ही समझ में आ गया कि यहाँ लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या पूछी गई है, उसको हमने x y मान लिया। फिर पहले सेंटेंस को जैसे ही हमने पढ़ा तो पता चला कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की टोटल संख्या 10 है। तो लड़कों की संख्या और लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या को हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया, और वो कितना है? उनका योग 10। पहला समीकरण बन गया। फिर बोला लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। एक बात तो ये ध्यान रखना है कि अधिक या कम बोले तो वो अंतर है, ये बात निश्चित कर लो। पहले नाम किसका आ रहा है? लड़कियों की संख्या का। तो लड़कियों की संख्या को आपने क्या मान रखा है? y। तो पहले y लिख दो। फिर नाम आ रहा है लड़कों की संख्या का, तो लड़कों की संख्या को आपने क्या मान रखा है? x। तो फिर x लिख दो। ये माइनस क्यों लगाया? अभी तो मैंने बताया यहाँ पर अधिक या कम का मतलब क्या होता है? अंतर। और अंतर को हम किससे दर्शाते हैं? माइनस से। और वो अंतर कितना बता रखा है? 4। आपका दूसरा समीकरण ये बन गया। यदि आप x को पहले लिखना चाहें और y वाले पद को बाद में लिखना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। ये और ये दोनों समीकरण एक ही बात है। इस प्रकार से आपके ये दोनों समीकरण बने। और अब इन दोनों समीकरणों की सहायता से हम क्या करेंगे? टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो उनकी जो टेबल है वो अपने यहाँ बना लेते हैं। ग्राफ भी आपको बता देंगे कि किस प्रकार से ग्राफ बनेगा। पहला समीकरण है, उसके लिए आप काम करेंगे। आपका पहला समीकरण है x प्लस y बराबर 10। यहाँ पर किसी एक चर का मान निकालना होता है, चाहे x हो चाहे y हो।
और मैं ये एडवाइस देता हूँ कि जिसका गुणांक छोटा है उसका मान निकालना चाहिए, तो उसमें सुविधा रहती है। यहाँ तो x हो चाहे y हो, दोनों का गुणांक बराबर ही है, तो किसी का भी मान निकाल लीजिए। तो जैसे x का मान निकालना चाहते हैं तो x बराबर, यहाँ 10 पहले से था, 10 लिख दो। अब ये जो y है वो यहाँ पर प्लस का था, हम इधर लेके जा रहे हैं उसको पक्षांतरण करके, तो ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ गुणा में कुछ भी नहीं है तो यहाँ बटे में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है ना। यदि यहाँ गुणा में 1 आ रहा अपने पास तो 1 के अलावा होता कुछ भी वो बटे में आता, तो समीकरण तो सरल हो गया। और इसके लिए अपन यहाँ एक सारणी बना देते हैं, एक टेबल बनाएंगे। और आपको याद आ रहा होगा उस टेबल में कितने कॉलम होने चाहिए, या 6 बॉक्स होने चाहिए कम से कम। अधिकतम और भी बना सकते हैं लेकिन अपना काम इसी से चल जाएगा। इधर जो ये चर है ये y, इसका मान हम अपनी इच्छा से रखेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, कुछ भी आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ y बराबर 4 रखने पर। अब कुछ विद्यार्थी सोच रहे हैं कि सर ने डायरेक्ट 4 कैसे रख दिया, 1 क्यों नहीं रखा। कोई विद्यार्थी यदि 1 रखना चाहें, 2 रखना चाहें, 3 रखना चाहें, वो सब करेक्ट है, आप बिल्कुल रख सकते हो। ये मेरी इच्छा थी कि मैं 4 रखूँ, मैंने 4 रख दिया। आपकी इच्छा 3 की, आप 3 रख दो, 2 रख दो। तो मैंने यही बोल दिया कि भाई इधर दाएं पक्ष में जो चर आ रहा है उसका मान हम अपनी इच्छा से रखेंगे, तो आप कुछ भी रख सकते हो ना। ये मान कहाँ रखा जाएगा, जैसे हमने समीकरण को हल किया था तो लास्ट की जो स्टेप आ रही वहाँ, तो ये x बराबर 10 माइनस y की जगह हम कितना रख रहे हैं 4, तो कितना बच गया 6। तो देखो जब हमने y का मान यहाँ 4 रखा तो x का मान कितना आया 6 आ गया। y का मान 5 रख दो, y बराबर 5 रखने पर तो ये हो गया x बराबर, यहाँ रख रहे हैं अपन 10 माइनस y की जगह कितना रख रहे हैं 5, तो ये 5 बच गया। जब हमने y का मान 5 रखा तो x का मान कितना आया 5। ये आपकी पहला जो समीकरण है x प्लस वाई बराबर 10 है, इसकी सारणी या इसकी टेबल कंप्लीट हो गई। ठीक इसी प्रकार दूसरे समीकरण जो आपका दूसरा समीकरण था माइनस x प्लस वाई बराबर 4, यहाँ से भी अपन x या y किसी का मान निकालेंगे, तो आप x का भी निकाल सकते हो और y का भी निकाल सकते हो। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, यदि x का मान निकालोगे तो यहाँ माइनस का चिन्ह आ रहा है, इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो कहीं ये जल्दबाजी में गलत नहीं करवा दे, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि y का मान निकाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये 4 पहले से था ही, यदि इस x को इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का। अब यदि कोई विद्यार्थी x का मान निकालना चाहता है यहाँ, तो x का भी निकाल सकता है। x का निकालें चाहे y का निकालें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टेबल वैसे ही बनेगी। अब देखो अब की बार इधर x आ गया तो x का मान हम अपनी इच्छा से रखेंगे। x बराबर जैसे मान लीजिए 1 रख रहा हूँ, x बराबर 1 रखने पर तो यहाँ से स्टार्ट करो, y बराबर 4 प्लस 1 बराबर 5। इधर अपन टेबल बना लेते हैं। ये इस प्रकार से आप 6 बॉक्स बनाएंगे और यहाँ x y देखिए, पहले मैंने x का मान रखा है यहाँ, तो x का 1 रखा तब y का कितना मिला 5, तो लिखेंगे यहाँ x का मान 1 y का मान 5। आप आगे x का मान 2 रख दीजिए, 2 रखने पर तो x का मान 2 रखेंगे, तो यहाँ देखिए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, y बराबर 4 प्लस 2 बराबर 6। तो जब आपने x का मान 2 रखा तो y का मान कितना मिला 6। ये हो गया आपके दूसरे समीकरण की टेबल। टेबल बनाने के बाद में हमें बनाना होता है ग्राफ, आलेख। और ग्राफ आप 3.1 की एक्सरसाइज जो हमने की थी वहाँ पर आपने देखे, और एक बार फिर मैं आपको बता दूं, और आने वाले जो वीडियोज़ हैं उसमें सभी क्वेश्चंस के यदि अपन ग्राफ बना करके हम आपको बताएंगे तो उसमें अपना काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। तो आप कोशिश यही करें कि हम लगातार जो 2-4 क्वेश्चन कर रहे हैं उनमें ग्राफ बनाने की जो प्रक्रिया है उसको समझ लें, ताकि प्रक्रिया समझने के बाद में टेबल बनाने के बाद में जो ग्राफ बनाना होता है वो तो एक जैसा ही काम होगा ना, तो वहाँ वो ग्राफ आप बना पाएंगे। चलो इसके ग्राफ के बारे में बता दें। इस प्रकार से अपने एक आड़ी रेखा खींचते हैं
जिसको आप क्या बोलते हैं, अक्स एक्सिस, और ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, ये आपका मूल बिंदु। ठीक है, यहाँ देखिए आपकी जो अक्स के मान हैं 6, 5, 1, 2, अधिकतम मान कितना रहा है, 4 है। तो आप यहाँ पर 6 बॉक्स काम में लेंगे। 6 से ज़्यादा की आवश्यकता अपने को होगी तो वो अपन बाद में देख लेंगे। यहाँ पर लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसी प्रकार यदि y का मान देखें तो 4, 5, 5, 6, यहाँ पर भी 6 तक ही आ रहा है। तो y एक्सिस पर भी आप पॉजिटिव दिशा में 6 तक लिख लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6। नेगेटिव दिशा में आप आवश्यकता है तो लिख लो, और आवश्यकता नहीं है तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, और आवश्यकता होगी तो बाद में लिख लेंगे। अब यदि इधर मैं नहीं भी लिखूं तो अपना काम चल जाएगा। क्यों, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर हो रही विद्यार्थियों की संख्या की बात है, लड़कों की संख्या या लड़कियों की संख्या। आप जानते हो कि जब लड़कों की संख्या या लड़कियों की संख्या की बात होगी तो क्या लड़कों की संख्या नेगेटिव हो सकती है, लड़कियों की संख्या नेगेटिव हो सकती है क्या, नहीं। तो ये समझ लीजिए नेगेटिव तो आना है ही नहीं। तो यदि मैं नहीं भी लिखूं तो भी चलेगा, और कोई विद्यार्थी लिखना चाहे तो भी ठीक है। चलिए, पहली जो टेबल है उसमें x का मान चेक करो, 6 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ आ रहा है, केवल चेक करना है। और 6 के सामने y का मान कितना है, 4। तो जहाँ पर x का मान 6 है वहाँ से अपन या तो ऊपर चलेंगे या नीचे। अब चलना किधर है, देखो y का मान प्लस में आ रहा है तो y का मान प्लस में ऊपर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे, 4 कॉलम गिन लेंगे, 1, 2, 3, 4। तो वहाँ अपने को 4 के सामने वो बिंदु मिल जाएगा। मान लीजिए ये हो गया वो बिंदु। तो पहले x का मान रखा 6 और y का मान हो गया 4। इसके बाद x का मान कितना है, 5, और y का मान प्लस में 5 है, तो हम ऊपर की तरफ चलेंगे इस प्रकार से। या तो 5 बॉक्स गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, या सीधा जहाँ x का मान है 5 उसके अनुसार ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे, तब तक बढ़ेंगे जब तक y का मान 5 हमें नहीं मिल जाए। तो इधर से y का मान 5, इधर से x का मान 5, जहाँ पर दोनों रेखाएं मिलती हैं वहाँ पर एक बिंदु निश्चित कर देंगे, और उस बिंदु की निर्देशांक लिख देंगे 5, 5। ये जो दोनों बिंदु है, इन दोनों बिंदु से गुजरने वाली अपन एक इस प्रकार से एक रेखा खींच देंगे। और रेखा खींचते समय ध्यान रखें कि आपको स्केल का प्रयोग करना है, और रेखा जितनी बड़ी तुम खींच सकते हो उतनी बड़ी खींच दीजिए। कितनी बड़ी खींच सकते हो, ग्राफ पेपर से तो बाहर जाने से रही, ग्राफ पेपर के बाहर नहीं जानी चाहिए, ये ध्यान रखना। चलिए, और इसके ऊपर पहला समीकरण लिख दो, जहाँ पर भी आपको जगह दिख रही है, x + y = 10। तो पहले समीकरण की ये रेखा बन गई। यहाँ देखिए दूसरी जो टेबल है उसमें पहले x का मान 1 आ रहा है, ये रहा 1, इसके साथ y का मान 5 है, तो y का मान 5 कहाँ है, ये। तो 1 के सीध में इधर, और इधर 5 के सीध में जहाँ बिंदु मिलेगा ये, वो हो जाएगा 1, 5, और फिर आ रहा 2, 6। तो x का मान 2 ये रहा, और y का मान 6 कहाँ मिलेगा, यहाँ। तो अब की बार ये जो दोनों बिंदु है वो इस प्रकार से आ रहे हैं अपने पास। ये तो था 1, 5, और ये है 2, 6। इन दोनों बिंदु से गुजरने वाली जो रेखा है उसको भी आप इस प्रकार से ऐसे गुजार देंगे, एक स्ट्रेट लाइन। और इस रेखा के ऊपर आप देख रहे हैं दूसरा जो समीकरण वो लिख दीजिए, x - x + y = 4। यहाँ पर ये माइनस है। अब दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं न कहीं काट रही है, तो हम चेक कर लेंगे कि इसके सीध में नीचे x का मान कितना आ रहा है, 3, तो यहाँ x का मान 3 लिख दीजिए। इसके सीध में y का मान कितना आ सकता है, देखो यहाँ 6 लिखा हुआ तो यहाँ 7 होगा, तो आप देखेंगे 7 के सामने ही आएगा, तो y का मान 7 हो गया। तो आपको ये भी पता चल गया कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ काट रही है। तो हम लिखेंगे दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु, कौन सा बिंदु है वो, 3, 7 पर प्रतिच्छेद करती है या काटती है, एक ही बात है, प्रतिच्छेद करती है। अतः
ये अक्स का मान होता है, ये वाई का मान। अक्स का मान 3 और वाई का मान 7, और ये आपका रिजल्ट आ चुका है। अंत में आप लिखेंगे अतः लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या को आपने अक्स माना था तो अक्स का मान 3 आ रहा है, तो ये तो हो गई लड़कों की संख्या। और लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या कितनी है? 7, ये 7। और इस प्रकार से आपका पहले क्वेश्चन में समीकरण बनाने भी आपने सीखे, और उन समीकरण की सहायता से किस प्रकार अपन ग्राफ तैयार करते हैं वो बात भी हमने सीखी। और ये क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो विद्यार्थियों, इस पे अपने को पूरा दम लगाना है और अच्छे से मेहनत करनी है। आप ये क्वेश्चन निश्चित रूप से सही करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा जो इसमें पॉइंट है उसमें देखो क्या बताया गया है। आपका जो पहला क्वेश्चन है इसका पॉइंट नंबर 2, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। तथा 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है, तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले तो अपन इसके समीकरण बनाते हैं। एक बार आप इस क्वेश्चन को समझ लें। 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है तथा 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है, तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हम समझ गए होंगे कि हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य पूछा जा रहा है, तो ऐसा ही हम मानेंगे, जो पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग माने जाएगा। जैसे इसका हम रिजल्ट लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये तथा एक कलम का मूल्य y रुपये। तो ये पहला जो सेंटेंस हमने माना है ये किसके अकॉर्डिंग, जो हमसे पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग। एक पेंसिल एक कलम का मूल्य पूछा जा रहा था तो हमने उनके मूल्य को x y मान लिया। अब देखिए प्रश्नानुसार पहले सेंटेंस के अकॉर्डिंग पहला समीकरण बनेगा। एक पेंसिल का मूल्य आपने x मान रखा है तो 5 का कितना होगा, ज़्यादा होगा। ज़्यादा के लिए क्या करते हैं, गुणा। तो 5 और x को गुणा करेंगे तो ये हो गया 5x। फिर एक कलम का मूल्य हमने y मान रखा है, यहाँ कितनी कलम बता रखी है 7, तो 7 का कितना हो जाएगा 7y, और इनका कुल मूल्य बता रखा है 50 रुपये। ये हो गया आपका पहला समीकरण। दूसरा समीकरण बनेगा दूसरे वाले सेंटेंस से। एक कलम का मूल्य x है तो एक पेंसिल का मूल्य x है तो 7 पेंसिल का हो जाएगा 7x। एक कलम का मूल्य है y तो 5 कलम का हो जाएगा 5y, और यहाँ पर मैंने प्लस इसलिए लगाया है कि इन दोनों का कुल मूल्य बता रखा है 46। ये आपके दोनों समीकरण बन चुके हैं। समीकरण बनाने के बाद में यदि हम ग्राफ बनाना चाहते हैं तो क्या करते हैं, उन समीकरणों को सरल करके टेबल बनाएंगे। तो देखिए यहाँ से जैसे मैं x का मान निकालना चाहूँ तो लिखेंगे 5x बराबर ये 50 लिखा
और ये 7y इधर चला जाएगा। उसके बाद अक्स का मान निकालेंगे तो ये जो 5 गुणा में है वो यहाँ बटे में आ जाएगा, 50 माइनस 7y बटे 5। और इसके लिए अब हम एक टेबल बनाते हैं। टेबल में आप 6 बॉक्स बना लें। ये अक्ष y। अब देखो इधर y का मान हम अपनी इच्छा से रखेंगे, लेकिन मान ध्यान रखना पड़ेगा y का ऐसा ही मान रखना कि ऊपर वाली जो राशि है उसको सरल करने के बाद उसमें 5 का भाग चला जाए। अब थोड़ा सा देखो चेक करके बता दूँ। y का मान यदि अपन 1 रखते हैं यहाँ, तो 1 को 7 से गुणा करेंगे 7 बनेगा। 50 में से 7 घटा पर 43 आता है, 43 में 5 का भाग नहीं जा सकता। यदि यहाँ 2 रखते हैं तो 2 रखेंगे तो 14 बनेगा। 50 में से 14 घटाएंगे 36 आएगा, 36 में भी 5 का भाग नहीं जाता। तो 1 भी काम नहीं है, 2 भी नहीं है। 3 चेक करो, y की जगह 3 रखेंगे तो 3 को 7 से गुणा करो 21, 50 में से 21 घटाओ 29 बचेगा। 29 में 5 का भाग नहीं जाता, इसका 3 भी नहीं रखेंगे। 4 रखो, 4 रखेंगे तो यहाँ बनेगा अपने पास में 4 7 28, 50 में से 28 घटाएंगे तो 22 बचेगा। 22 में भी 5 का भाग नहीं जाता, तो 4 भी मत रखो। अब 5 रखो। 7 y का मान जब 5 रख रहे हैं तो 5 को 7 से गुणा करेंगे, कितना बनेगा 35। और 50 में से 35 घटाने 15 आता है, और 15 में 5 का भाग जाएगा। इसका मतलब y का मान कितना ठीक रहेगा 5। y बराबर 5 रखने पर तो यहाँ x बराबर 50 माइनस 7 गुणा y की जगह हम 5 रख रहे हैं बटे 5। ये हो गया 35। 50 में से 35 घटाएंगे कितना बचेगा 15, 15 बटे 5, ये हो गया 3। जब हमने y का मान 5 रखा तो x का मान कितना आया 3। इसी प्रकार आगे देखो, जैसे अपन 5 तक तो हमने चेक कर लिया, 6 रख लो, 7 रख लो, जो भी रखना चाहो। तो यदि 6 रखेंगे तो ये बनेगा 6 7 42। 50 में से 8, 8 में 5 का भाग नहीं जा रहा। 7 रखो, 7 7 49, 50 में से 49 घटाएं 1, 1 में भी 5 का पूरा भाग नहीं जा रहा। 8 रख लो, 8 7 56, और यदि 50 में 56 में 6, 6 में 5 का भाग नहीं जा रहा। 9 रख लो, 9 7 63, 50 में से 63 घटाएंगे तो 13 बचेगा, 13 में 5 का भाग नहीं। 10 रख लो। अब सीधा आइडिया दे दूँ, देखो 5 का भाग कब जाता है, जब लास्ट में या तो 5 आना चाहिए या 0 आना चाहिए इकाई का अंक। वो कब आएगा, हमने देखो 5 रखा और यदि हम फिर 5 का भाग लगा रहे हैं तो अपने को डायरेक्ट 10 रख के चेक करना चाहिए। 10 के बाद में अपने को 15 रखना चाहिए, 20 रखना चाहिए। मैंने डायरेक्ट आइडिया दे दिया, इतना टाइम खराब नहीं होगा फिर अपने का। 5 रख लिया, भाग किसका लगाना चाहते हैं 5 का, तो आप एक बार थोड़ा सा आइडिया में 10 रख के चेक कर दो। तो यहाँ 10 रखेंगे तो 10 7 70, 50 में से 70 घटाएंगे 20, 20 में 5 का भाग चला जाएगा। तो अपने को y का मान कितना रखना चाहिए 10। y बराबर 10 रखने पर तो स्टार्ट करो। देखो x बराबर हम यहाँ रख रहे हैं 50 माइनस 7 गुणा 10 बटे 5, ये हो गया 50 माइनस 70 बटे 5, माइनस का 20 बचेगा बटे 5, और 20 में 5 का भाग लगाएंगे तो 4, ये माइनस का 4 आ गया। जब हमने y का मान है कितना रखा है यहाँ पर 10, y का मान जब 10 रखा तो x का मान कितना आया माइनस का 4। यह आपकी जो पहली इक्वेशन है 5x प्लस 7y बराबर 50, इसकी टेबल तैयार हो गई। दूसरा जो समीकरण है, अब इसके लिए हम बात करेंगे, इसके लिए भी टेबल बनाएंगे। तो देखो समीकरण नंबर 2 किस प्रकार से हल होगा। 7x प्लस 5y बराबर 46। यहाँ से यदि x का मान निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक बार इसको ऐसा कैसा लिखेंगे 7x फिर 46, 5y का इधर क्या करेंगे ट्रांसफ़र, तो ये माइनस का हो जाएगा। अब x का मान निकालेंगे तो देखो हमने यहाँ 7x था, यहाँ x ही लिखा है तो हम 7 यहाँ लिख नहीं रहे हैं,
तो इसको हटाना चाहते हैं तो ये गुणा वाली चीज़ कहाँ जाती है, बटे में। अब y का मान हम रखेंगे अपनी इच्छा से, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, y का ऐसा ही मान रखना कि ऊपर जो संख्या आ रही है उसको सरल करने के बाद उसमें 7 का भाग जाना चाहिए। यदि बटे में नहीं होता तो y के मान के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं थी, 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते थे आप, लेकिन बटे में आने के बाद में चेक करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बता दूं, y बराबर 1 रखते हैं मान लो, तो यहाँ 1 रखेंगे तो 1 को पहले 5 से गुणा करोगे तो 46 में से 5 घटाने पर 41, 41 में 7 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब 1 नहीं रखना चाहिए। 2 चेक करो, यहाँ 2 रखोगे, 2 को 5 से गुणा करो 10, 46 में से 10 घटाएंगे 36, 36 में भी 7 का भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब 2 भी मत रखो। 3 रख के चेक करो, 3 को 5 से गुणा करेंगे 15, 46 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा 31, 31 में भी 7 का भाग नहीं जाता है तो 3 भी मत रखो। 4 चेक करो, 4 को यहाँ 5 से गुणा करेंगे 20, 46 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा 26, 26 में भी 7 का भाग नहीं जाता है, इसका मतलब 4 भी मत रखो। और अब रखो आप 5, यहाँ 5 रखेंगे, 5 5 25, और 46 में से 25 घटाएंगे तो 21 आएगा, 21 में 7 का भाग जाता है, तो अपने को कितना रखना चाहिए 5। y बराबर 5 रखने पर तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, x बराबर 46 माइनस 5 गुणा y की जगह हम कितना रख रहे हैं 5 रख रहे हैं, बटे में 7, 46 माइनस 25 बटे 7, 21 बटे 7, ये 3। जब हमने y का मान 5 रखा तो x का मान कितना आ गया 3। जब y का मान 5 रखा तो x का मान 3 आ गया। एक मान और रखना है, 5 तक हमने रख के देख लिया, अब 6 रखो। यदि मैं यहाँ 6 रखता हूँ तो 6 को 5 से गुणा करूँगा 30, और 46 में से 30 घटाएंगे 16, 16 में 7 का भाग नहीं जाता तो 6 नहीं रखना है। 7 रखो, 7 5 35, 46 में से 35 घटेगा तो कितना बचेगा 11, 11 में 7 का भाग नहीं जाता है तो 7 भी नहीं रखना है। 8 रख के देखो, 8 5 40, 46 में से 40 घटेगा तो 6 बचेगा, 6 में भी 7 का भाग नहीं, 8 भी मत रखो। 9 चेक करो, 9 5 45, और 46 में से यदि 45 से घटाएंगे तो 1 बचे, 1 में भी 7 का भाग नहीं जा रहा है तो 9 भी नहीं रखना है। 10 10 5 50, 46 में से 50 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 4 में भी 7 का भाग नहीं जाता है, नहीं रखना। 11 चेक करो, 11 5 55, 46 में से 55 घटाएंगे तो 9 बचेगा, 9 में भी 7 का भाग नहीं जाता है, 11 भी नहीं रखना है। 12 चेक करो, 12 5 60, और यहाँ 60 है, यहाँ 46 है। जब हम y का मान 12 रखेंगे तो यहाँ कितना बनेगा 60, 46 में से 60 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास में 14, माइनस का बचेगा, 14 में तो 7 का भाग जाता है, इसका मतलब 12 रखना चाहिए। अब रख दो, y बराबर 12 रखने पर x बराबर 46 माइनस 5 गुणा 12 बटे 7, 46 माइनस ये हो गया 60 बटे 7 माइनस 14 बटे 7, और 14 में 7 का भाग लगाएंगे 2, यहाँ ये जो माइनस है ये तो आप ना लिखेंगे यहाँ। तो x y का मान जब हमने 12 रखा तो x का मान कितना मिला माइनस का 2, तो ये बन गई आपके दोनों समीकरणों की टेबल। क्या कोई विद्यार्थी टेबल को देख करके बता सकता है कि दोनों टेबल में ऐसा कोई कॉमन मान है क्या? ये रहा 3 5 3 5, क्लियर हो गया, यही आपका उत्तर आएगा। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के बाद में यही आपको उत्तर मिलने वाला है। आपका हल जो होगा वो कौन होगा, x का मान 3 y का मान 5। कैसे पता चला? दोनों टेबल में सेम वैल्यू आ रही है। जब दोनों टेबल में कोई सेम वैल्यू दिख जाए तो मान लेना वही आपका रिजल्ट है। और अब हम इसका ग्राफ भी बता देते हैं आपको। ये आपकी x एक्सिस हो गई, और ये हो गया आपका y एक्सिस। थोड़ा सा मैं इसको नीचे बना देता हूँ, नहीं तो फिर वो y का मान 12 जो है वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। चलो देखिए, ये तो आपका x एक्सिस हुआ, और ये हो गया आपका y एक्सिस। पहले थोड़ा x का मान चेक कर लो, बड़े से बड़ा मान कितना आ रहा है, 3 ही आ रहा है, तो आप एक बार 3 तक ही लिख लो, 1 2 3, और आवश्यकता होगी तो और लिख लेना बाद में।
y का मान देखो बड़े से बड़ा कितना आ रहा है 12, तो यहाँ 12 तक लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मान लीजिए ये 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अक्स का मान देखो माइनस में कितना आ रहा है 4 आ रहा है बड़े से बड़ा, तो यहाँ 4 तक ही लिखो, -1 -2 -3 -4। अनावश्यक अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना, जितनी आवश्यकता उतना ही काम करना है। y का मान देखो यहाँ देख लीजिए चाहे यहाँ देख लीजिए, माइनस में आ ही नहीं रहे, तो इधर माइनस में लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो पहले वाले में हम शायद पैमाना नहीं लिखा था हमने, थोड़ा सी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर जो हमें प्रत्येक बॉक्स के बीच में जो संख्या लिखी है हमने, उसके बीच में कितना अंतर आ रहा है 1 का, तो आपका पैमाना हो जाएगा 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, ये आपका पैमाना हो जाएगा। चलिए पहला मान देखते हैं। पहली जो टेबल है उसमें x का मान 3 है, तो पहले ये चेक करो x का मान कहाँ पर 3 है, ये रहा। y का मान कितना है 5, ये प्लस में है या माइनस में प्लस, तो y का मान प्लस ऊपर होता है तो हम ऊपर चलेंगे, तो इस 3 के सामने 5 कॉलम गिन लो, 1 2 3 4 5, तो अपन यहाँ पहुँच जाएंगे 5 के सामने। पहले x का मान चेक किया, जहाँ x का मान 3 है उसके सामने 5 कॉलम गिन रहे हैं, क्योंकि यहाँ y का मान 5 है, तो 1 2 3 4 ऐसे काउंट करते जाएंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे। तो यहाँ ये हो गया आपका x का मान 3 और y का मान 5। फिर x का मान माइनस का 4 आ रहा है, तो -4 कहाँ है, ये है। y का मान कितना बता रखा है 10, प्लस है तो ऊपर चलेंगे, 10 खाने गिन लो, 1 2 3 4 5, तो अपन इस 4 के सामने ऐसे चलते जाएंगे और तब तक चलेंगे जब तक हमारे सामने y का मान 10 नहीं आए, तो एक ऐसा बिंदु मिलेगा और इसको लिखेंगे x का मान -4, y का मान 10। और ये जो दोनों बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं को अपन एक स्केल की सहायता से स्ट्रेट लाइन के माध्यम से मिला देंगे ऐसे, और ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन प्राप्त हुई है इसके ऊपर पहले वाला समीकरण लिख देंगे, 5x + 7y = 50। दूसरी जो टेबल है उसमें देखो x का मान 3, y का मान 5, ये बिंदु हमें पहले प्राप्त हो गया था, इसी बिंदु को हमें दोबारा काम में लेना है। आगे देखो x का मान -2, ये रहा। y का मान कितना है 12, -2 के साथ में y का मान 12 है, तो अपने को ऊपर की तरफ चलना है ऐसे, कहाँ तक, जब अपने को 12 नहीं मिले, ये यहाँ पर लिख देते हैं अपन। तो 2 के सामने 12 यहाँ आ रहा है, ये रहा, तो ये हो गया आपका -2 और 12। इस बिंदु को इस बिंदु के साथ में अपने को ऐसे मिलाना है और ऐसे एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, इसके ऊपर दूसरा समीकरण लिख देंगे। और आप देख रहे हैं कि जहाँ दोनों रेखाएं काट रहे हैं उसके सामने x का मान 3 ही आ रहा है, y का मान 5 आ रहा है, वो बिंदु लिखा हुआ भी है, तो आपका उत्तर कितना हो गया, लिखेंगे दोनों रेखाएं परस्पर बिंदु 3 5 पर काटती है, अतः x बराबर, ये पहला जो मान है वो x का मान होता है और यहाँ ये जो मान आ रहा है ये y का, तो x का और y का मान आ गया और यही आपके क्वेश्चन का रिजल्ट है। x हमने किसको माना था, एक पेंसिल का मूल्य, तो आपका एक पेंसिल का मूल्य हो गया 3 रुपये, और y किसको माना था, एक कलम का मूल्य, तो एक कलम का मूल्य हो गया 5 रुपये। इस वीडियो में केवल इतना ही। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।